हेलो दोस्तों। कल आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें पढ़ा आपके अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, मॉनेटरी इवेंट्स क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स क्या होते हैं। ये सब सारी चीजों के बारे में कल आपने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स अकाउंटिंग में जो है यूज होते हैं और उसको अच्छे से हमको पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे पहला है आपका एसेट। एसेट का क्या मतलब है, थोड़ा सा विचार मन में लाएं कि हाँ कि एसेट क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है, एसेट है। मोबाइल से मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने विजुअल का, वो क्या है, एसेट है। ये पेन, पेन क्या है, एसेट का रूप हो सकता है। ठीक है। या फर्नीचर, वो भी एसेट का रूप हो सकते हैं। कई ढेर सारी ऐसी चीजें जो कि हमारी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज है। यानी कि एसेट का जो एसेंशियल चीज है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक। अब प्रॉपर्टीज किस किस प्रकार के हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज फिजिकल रूप में हो सकता है, जिससे मैं जो है कि एक सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो क्या है, क्या मैं देख सकता हूँ, नहीं देख सकता, छू सकता हूँ, नहीं कि छू सकता। तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल। ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल जिसको मैं देख सकता हूँ, एक जो है कि नॉन फिजिकल जिसको मैं देख नहीं सकता या छू नहीं सकता। ठीक। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, फिजिकल, दूसरा क्या है बच्चों, नॉन फिजिकल। ठीक है, फिजिकल, नॉन फिजिकल। या इसी को हम कभी कभी क्या कह देते हैं, टेंजिबल, टेंजिबल, और क्या कर देते हैं, इंटेंजिबल। ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट का क्या हो सकता है। एसेट का प्रॉपर्टीज कि भाई कि जो ऐसे प्रॉपर्टीज जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, क्या है, राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी या नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उनका ओनरशिप हमारे पास है और बिजनेस में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसका हम मेजरमेंट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक। इतनी बातें आप समझ गए कि एसेट का क्या रूप हो सकता है। उसका क्लासिफिकेशन है, अभी हम लोगों ने देखा, टेंजिबल, इंटेंजिबल। यानी अगर एग्जिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए कि उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हम छू सकते हैं कि नहीं छू सकते, उसके आधार पे हम दो तरीके से बांटते हैं। एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल। यानी कि जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे हो गया बिल्डिंग, हो गया मशीनरी, हो गई बिल्डिंग, हो गया मशीनरी, हो गई, वो क्या हो गया, टेंजिबल। और जिसका जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे गुडविल आपका हो गया, गुडविल का क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। पेटेंट का क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है। अगर लॉन्गेटिविटी के हिसाब से अगर देखें तो, यानी कि कितना लॉन्ग, कितना दूर तक चलने वाला है, कि काफी समय तक चलने वाला है कि कम समय तक चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस पेन की मैं बात करूं, ये पेन दिख नहीं रहा, सॉरी। मान लीजिए एक, हाँ यही यही ले लीजिए, यही पेन मान लीजिए कि ये डिजिटल ना हो करके इसमें लिखने वाला होता, तो कुछ समय बाद उसको हम यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं। यानी कि मुश्किल से 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। एक ये हो गया कि लैपटॉप, लैपटॉप को क्या हम 2 महीने में फेंक देते, नहीं फेंकते। उसको हम 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल, या कार की बात आप ले लो, तो कई समय तक चलता है। तो इस तरीके से जो है कि हम बांटते हैं, एक हो गया आपका फिक्स एसेट्स, हो गया एक हो गया आपका करंट एसेट्स। ठीक है। फिक्स एसेट्स का मतलब हुआ कि लॉन्ग पीरियड में जो भी जाएगा, जैसे हमने बताया बिल्डिंग की बात बताया, पेटेंट्स हो गया, इन सब की बात बताई, बिल्डिंग की भी कर सकते हो, कार कह सकते हो, लैपटॉप कह सकते हो। तो सब लंबे समय के लिए चलते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिक्स एसेट्स, है ना। ठीक। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे।
अब आगे देखते हैं हम करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स हमने अभी एग्जांपल लिया किसका, पेन का एग्जांपल लिया। किसका लिया बच्चों, पेन का एग्जांपल लिया, जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है कि क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, पेन का एग्जांपल लिया। डेटर्स का एग्जांपल ले सकते हो करंट एसेट में, हाँ वो भी आता है, डेटर आता है। ठीक है, कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक आता है। ठीक, रॉ मटेरियल्स आते हैं, बहुत चीजें आते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, करेंट एसेट्स में हम कर सकते हैं। तो आपको एसेट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि फॉर्मेट में या किसी भी बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो। एक होता है एसेट होता है, एक होती है लाइबिलिटीज। तो कहाँ चला गया, 1 मिनट, हाँ। एक होती है एसेट होती है, दूसरा क्या होता है, लाइबिलिटीज। हम लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जो हमको जो है पेबल, अभी तो हमारे पास जो ओनरशिप थी उसकी मैं बात कर रहा था। जो हमको पेमेंट करनी है या हमको लाइबल है, लाइबिलिटी है हमारी। ठीक है, कि हम उसको पे करना है, या फिर जो है कि उसको कभी न कभी तो पे करना ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हो गया क्रेडिटर्स, हो गया कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑनर, हो गया बैंक, हो गया ओवरड्राफ्ट, हो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ये सारी चीजें क्या है, लाइबिलिटी है, यानी कि हमको कभी न कभी उसको पे करना होगा। ठीक है, पे करना होगा। लाइबिलिटीज के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, इस बात को हम देखते हैं। पहली बात तो ये हम देखते हैं कि अभी तो हमने टर्म्स के हिसाब से देखा था, तो यहाँ पे भी टर्म्स के हिसाब से देखेंगे। और एक यहाँ पे क्लेम्स के हिसाब से देखेंगे कि कौन क्लेम कर रहा है हमसे, कि क्या कहते हैं कि क्लेम के हिसाब से, कि हमको जो है कि इंटरनल के लोग क्लेम कर रहे हैं कि एक्सटर्नल क्लेम हो रहा है, यानी बाहर से क्लेम आ रहा है। क्लेम का मतलब ये हुआ कि उन्होंने, हम लाइबल हैं उसको पे करने के लिए। ठीक है, हम क्या है बच्चों, लाइबल है पे करने के लिए। पहला क्या है, इंटरनल है, दूसरा क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक, अब इंटरनल की बात करें तो इसमें कैसे हो जाएगा, जैसे कैपिटल हो गया, यानी ओनर क्या होगा, ओनर का कैपिटल होगा। ठीक है, वो भी तो क्लेम करेगा। ओनर जो होगा, प्रॉफिट को क्लेम किया जाएगा। ये दो चीजें हो गई, इंटरनल क्लेम हो गई। और भी चीजें आती हैं, वो हम बाद में धीरे धीरे करके हम देखेंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल क्लेम में क्या हो जाएगा, जैसे क्रेडिटर ने अपना जो है कि क्या दिया है कि परचेज हम किए हैं, तो पैसे उनको दिए नहीं, पैसे तो पेमेंट करने पड़ेंगे, है ना। तो हमको पेमेंट करने पड़ेंगे कभी न कभी, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल क्लेम हो गया। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की भी बात करें तो आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ थोड़ा सा इसको हाई भी कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक, एक्सटर्नल क्लेम, एक्सटर्नल क्लेम पड़ा है ना। इन्वेस्टर की बात करें, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है या किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उस बिजनेस के लिए तो एक्सटर्नल क्लेम हुआ, क्योंकि उसको कभी न कभी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक लेंडर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए या फिर डेटर्स हो गए, ये सब लोग क्या है, लेंडर्स है। तो इनको भी जो है कि क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल क्लेम हो गया, इंटरनल क्लेम हो गया। अगर हम टर्म्स के हिसाब से अगर देखें तो, टर्म्स के हिसाब से देखें तो एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गया, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया। जैसे हमको पैसे पेमेंट तो करने हैं, लेकिन कब कर रहे हैं ये चीज की गारंटी नहीं। ठीक है, किसी को हो सकता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल में हो। जैसे दोस्तों से उधार लेते हो तो क्या कहते हो, उम्मीद करते हो 1 दिन 2 दिन में लौटा दोगे, कभी नहीं होता है। खैर करते हैं लोग, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मतलब कि कुल मिला करके कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। और या फिर जो है कि हम बैंक से लेते हैं कुछ समय में, या फिर मतलब कि और किसी से लेते हैं कि हाँ कि 2 दिन में, 4 दिन में लौटा दो, तो 4 दिन में हम लौटाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में होता है। एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म हो गया, एक हो गया क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में जो भी मतलब कि 2 4 महीने में, नियर फ्यूचर, यानी कि 2 4 महीने के अंदर में जो हम पेमेंट करने होगा या पेमेंट करना चाह रहे होंगे, उसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक जो है होता है। बिल्स पेबल, है ना, वो उसका भी ऐसे ही आता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हम कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का क्या मतलब हुआ, कि भाई कि हम जो है कि 1 साल के बाद, अच्छा ये भी टर्म भी है कि 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद। ठीक है, हम तो एकदम आप ऐसे भी आसानी से पहचान सकते हो कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, देख करके आप पहचान सकते हो। ओके, तो ये हो गया 1 साल के बाद का जो भी आएगा, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिवेंचर हो गया,
आपको जो है कि पेमेंट करनी है, बैंक्स को पेमेंट करनी है, तो ये सारी चीजें जो क्या है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक। लाइबिलिटीज का मतलब आपको समझ में आ गया। एक क्लेम्स हो गए, एक बेसिस ऑफ टर्म्स हो गए। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और आती हैं, थोड़ा थोड़ा करके देख ले, है ना। जैसे एक कंटीजेंट लाइबिलिटीज आती है, क्या है, एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी रेफर्स टू दैट अमाउंट या अमाउंट दैट मे और नॉट मे बी लाइबल डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। ओके। यानी क्या होता है कि कभी एराइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमको पैसे पेमेंट करने हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक। In other words, there are potential liabilities, and these liabilities are not shown in balance sheet. इसको हम शो नहीं करते हैं। हाँ, दिखाते जरूर है, थोड़ा सा एक छोटा सा जो है कि जैसे कि इंश्योरेंस में क्या होता है, स्टार मार्क होता है, उसी तरीके से इसको भी हम शो करते हैं, बट एक्चुअल में बैलेंस शीट में हम इसका अमाउंट शो नहीं करते हैं, फुट नोट में शो करते हैं। किसमें करते हैं, फुट नोट में शो करते हैं। ठीक है। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी जो कि एराइज हो भी सकती है, नहीं भी एराइज हो सकती है। एग्जाम्पल अगर एक लिया जाए, कोर्ट केस। फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़ का कोर्ट केस है। ठीक है। आपको पेमेंट करना पड़ भी सकता है, नहीं पेमेंट करना पड़ सकता है। बाहर के किसी ने जो है कि कोर्ट में केस किया कि 1,000 करोड़ का हमारा जो है पेमेंट बनता है, आपने दिया नहीं है। कोर्ट केस चल रहा है, चल रहा है। अगर आप जीत गए, अगर आप जीत गए, विन हो गए, तो आपको नो लाइबिलिटी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आप नहीं जीते तो आपको जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। यही क्या हो गया आपका कंटीजेंट लाइबिलिटीज हो गई। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटल पे। कैपिटल, कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो प्रोप्राइटर होगा, 1 मिनट, प्रोप्राइटर होगा या फिर जो है कि जो ओनर होगा, वो क्या होगा, वो वहां पे जो है कि बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा, अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। और वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है ना। क्योंकि वह क्या करेगा, वापस भी तो लेगा। जैसे आप कहीं पैसे लगाओगे तो कोशिश तो करोगे ना कि हाँ, जितना मैंने पैसे लगाया उससे तो रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिले, है ना। तो इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये लाइबिलिटी होता है। ठीक है। ओके। कैपिटल, इतनी बातें आप समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग ड्राइंग पे। आ जाते हैं हम लोग ड्राइंग पे। जब कभी आप पैसे निकालते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लिए पर्सनल पर्पज के लिए, किस चीज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। और एक के हमेशा कैपिटल के अगेंस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि आप वही पैसे निकाल सकते हो जो आपने बिजनेस में लगाया होगा। बिजनेस में आपने क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है, तो कैपिटल जब भी ड्राइंग करोगे तो कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, रिड्यूस होगा। इस तरह से जो है कैश में भी हो सकता है या अदर फॉर्म ऑफ एसेट में भी हो सकता है। जैसे आपने क्या किया कि जो है कि आपके पास जो है कि एक बिजनेस है, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, उसमें से आपने टीवी निकाली घर के लिए, आपने टीवी निकाल ली घर के लिए, आपने फ्रिज निकाल ली, और इसके अलावा और भी सारी चीजें निकाल रहे हैं कि भैया ठीक है कि हम बाहर क्यों खरीदने जाए, हम अपने बिजनेस से ही निकाल करके हम अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। तो भी क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग हो जाएगा और वो आपके कैपिटल में क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा सा अच्छे जानकारी रखेंगे, आगे चल करके रखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि ड्राइंग क्या कहते हैं, आपको सारी टर्म्स को पता होना चाहिए, इसलिए टर्म्स पे ज्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होगा कि भाई कि आपने जो गुड्स बेच रहे, गुड्स जो आपने बनाया है, प्रोड्यूस किया हो, तो उसको बेचेंगे भी, या आपने कहीं से मंगाया है उसको, भाई दुकान पे अगर सामान रख रहे हैं तो बेचने के लिए ना रख रहे हैं। तो उसको जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे, चाहे कैश में करें या क्रेडिटर्स में करें,
क्रेडिट में करें, उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है। और उसके बदले में जो अमाउंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। मिलेगा या मिला हुआ है, ठीक है, कभी फ्यूचर में मिलना है या मिला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। सेल ऑफ गुड्स से हो जाता है, इंटरेस्ट से भी मिलता है जो पैसे मिलेंगे, डिविडेंड, कहीं आपने पैसे पेमेंट आपने जो है कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। या आपने बैंक में पैसा रखा हुआ, वहां से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक। या फिर आपने आपके पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए रेंट लग रहा है। ठीक। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी रेवेन्यू कहलाती है। यहाँ पे सोर्सेज में आपने देख लिया कि भाई कि सेल्स ऑफ गुड्स हो गया, आपने किसी को सर्विस दी है, उसके बदले में कुछ पैसा आपको मिला है, आपने रेंट पे पैसा मिला है, रेंट मिला है, कमीशन मिला है, इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, तो ये सारी चीजें क्या हो गए, रेवेन्यू के सोर्सेज हो गए। ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो, एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो जो कि क्या कहते हैं कि द अमाउंट दैट आर इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि जो हम पैसे, ऐसा पैसा लगाते हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या होते हैं, कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने अगर कोई चीज सेल करना है तो उसको परचेज तो करना होगा किसी दूसरी चीज, जैसे कि अगर हम रिटेलर हैं तो होलसेलर से तो हमको गुड्स को परचेज करना होगा कि नहीं, बिल्कुल, तभी तो हम सेल कर पाएंगे। अगर किसी को लेबर को रख रहे हैं तो उसको वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जो कि क्या कहते हैं कि वो रेवेन्यू के लिए कारण होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। ओके। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो भी ऐसा मतलब कि लाइबिलिटीज या अमाउंट स्पेंड करते हैं किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, किस चीज के लिए, एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए कि मशीनरी हम ले रहे हैं तो क्रेडिट पे ले रहे हैं या कैश पे ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि जो है कि दोनों एक साथ आ गए, दोनों में डिफरेंस भी आप देख लो। एक्सपेंसेस यानी कि छोटी मोटी चीजों के लिए जो है अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब बड़े अमाउंट के लिए पे करते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह से देख सकते हैं, अगर जो है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो भी मतलब कि जो क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, अभी बाद में चलेगा पता चलेगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उन सब में जो पैसा खर्च होता है उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो क्या कहते हैं कि हाँ, ठीक है, और जो भी फिक्स कैपिटल के लिए हम पैसा खर्च करते हैं या फिर बड़े अमाउंट के लिए पैसा खर्च करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तीन टाइप के जो है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो हम कैपिटल में जो अभी हमने बात की। ठीक। रेवेन्यू का मतलब ये हो गया कि भाई कि हम ऐसी जगह कर रहे हैं जहां से हमको रेवेन्यू मिलने वाला है। ठीक। या फिर हम बाद में कोई एक्सपेंडिचर करेंगे तो इसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आगे चल करके भी है तीनों चीजों के बारे में। ठीक। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया, तो कोई भी फिक्स एसेट्स के वे में अगर हमने कहा लिखा है, अगर हमने लिखा करो, हमने एक्सपेंड किया है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हो गया मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया। ठीक। इस टाइप की चीजों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, जैसे कि नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस में अगर हम यूज कर रहे हैं उसी को एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। जैसे रेंट पेड हो गया, सैलरी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। और हम बात के लिए करते हैं तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं भाई, अगर हम कहीं पे भी जो है कि रेवेन्यू कहाँ मिला हुआ है, जो रेवेन्यू मिला हुआ है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जितना भी जो है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू अगर 1,000, एग्जाम्पल अगर लिया जाए, अगर 1,000 की रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है 800 रुपए का, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200 रुपए का होगा कि नहीं, 200 रुपए की प्रॉफिट हो जाएगी। तो 200 रुपए की प्रॉफिट हो जाएगी, तो उसे हम, यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो है कि ये बड़ा है, यानी रेवेन्यू जो है कि बड़ा है और एक्सपेंसेस जो है कि छोटा है।
इसीलिए हमको प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है। ओके। गेन, गेन refers to the profit from non-recurring business transactions। जैसे कि अगर हम मशीनरी को जो है कि सेल कर रहे हैं तो उससे हम जो पैसे पाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हम जैसे हमने लैपटॉप लिया है यूज करने के लिए, बट कभी मन हुआ तो हमने बेच दिया। बेचा तो हमको लगा कि कुछ को हमको पैसे मिल गए हैं, गेन हुआ है, तो उसको उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। लेकिन हम सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। दोनों में फर्क तो आपको समझ में आ ही गया होगा, गेन क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल भी वो दिया हुआ है, इस पे भी हम थोड़ा सा जो है देख लेंगे। अब आते हैं हम लॉस पे, है ना। लॉस पे, लॉस रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। यानी कि अभी यहाँ पे क्या था प्रॉफिट में, कि भाई रेवेन्यू बड़ा था, एक्सपेंसेस छोटा था। यहाँ पे क्या हो गया कि जो है एक्सपेंसेस बड़ा हो गया और रेवेन्यू छोटा हो गया। ठीक। यानी कि इसका अमाउंट जो है, एक्सपेंसेस का अमाउंट बड़ा हो गया, यानी कि 1,000 रुपए इधर आ गया अगर बात किया जाए एक्सपेंसेस, और 800 रुपए रेवेन्यू हो गया, तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, 200 का लॉस हो जाएगा। ठीक। इस तरह से जो है हम देखते हैं। अब आ जाइए डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब क्या समझते हैं, कि भाई कि अगर पैसे आपको देने हो कुछ पैसे, और उसमें से जैसे 1,000 रुपए देने हो और 900 पे ही बात बन जाए, तो 100 रुपए क्या होगा, डिस्काउंट होगा ना, है कि नहीं। पेमेंट करते समय तो ये डिस्काउंट हुआ। तो इसी तरीके से बिजनेसेस क्या होती है, डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लें। ए डिस्काउंट इट्स रेफर्स टू डिडक्शन इन सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने क्या बोला कि 1,000 की चीज थी, 900 रुपए में आपको मिल रही है, तो डिडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं सेल प्राइस में, क्योंकि 1,000 टैग प्राइस है और 900 रुपए पे आपको बेचा जा रहा है। ठीक है। और डिडक्शन अलाउड ऑन अकाउंटिंग ऑफ रिसीविंग क्विक पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स। यानी कि अगर आपको डेटर्स से पैसे लेने हैं, जैसे आपको 1,00,000 रुपए किसी से पैसे लेने हैं, वो बहुत दिन से सामान लेकर के गया हुआ है लेकिन पैसे नहीं दे पा रहा है, तो क्या कहोगे, कहोगे अच्छा ऐसा करो कि 1,00,000 रुपए है, 90,000 रुपए तुम दे दो, बात खत्म करो। अगर आज 90,000 रुपए दे देते हो तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। तो समझ जाएगा कि हमको पैसे तुरंत दे देने चाहिए, नहीं तो 4 दिन बाद देंगे तो फिर से हमको 1,00,000 रुपए देने होंगे। तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जो है कि देता है। तो कहीं तो यह भी है कि किसी से पैसे लेने हो तो भी डिस्काउंट का जो है कि सहारा लिया जाता है। ठीक है। अब ये डिस्काउंट दो तरीके से होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट जनरली क्या होता है, लिस्ट प्राइस पे जो है कि हम देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हर जगह लिखा होता है 50% ऑफ, 60% ऑफ, है ना। ये क्या कहलाता है, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जब भी आप जाएंगे तो 50% 60% पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल कह दिया जाए कि आपने अगर कैश में पेमेंट कर दिया तो 10% एडिशनल डिस्काउंट है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैश डिस्काउंट। यानी कि अगर आपने पेमेंट हाथों हाथ किया है तो 10% और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। पढ़ लेते हैं। जनरली दिस डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन बल्क। जब हमेशा जो है कि बड़े अमाउंट में किया जाता है, जैसे कि अगर एक लोगे तो कम पैसे में, मतलब कि ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। वही 10 क्वांटिटी में लोगे तो वो ज्यादा जो है कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इस टाइप में होता है। कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जैसे कि तुरंत स्पॉन्टेनियस पेमेंट अगर होता होगा, तुरंत पेमेंट की बात होगी, तो उसमें जो डिस्काउंट अलाउड करेंगे वह जो है कि पेमेंट मोड पे ही डिस्काउंट अलाउड करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। ठीक है। कैश डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड होता है, एक डिस्काउंट रिसिप्ट होता है। डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये हुआ कि जब भी हम पेमेंट ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, डेटर से ले रहे हैं, उसमें जो हम डिस्काउंट देते हैं वो हम डिस्काउंट अलाउड होता है। और जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे होते हैं, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो वो डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, हम डिस्काउंट रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है बाउचर। क्या आता है, बाउचर।
वाउचर क्या हो गया? वाउचर इज अ एविडेंशियल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या है? डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शंस। अगर वाउचर की बात करेंगे तो क्या होगा? उसमें ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है जिसमें जो है कि क्या कहते हैं कि ट्रांजेक्शंस के डिटेल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बिल हो गया, रिसिप्ट हो गया, कैश मेमो हो गया, है ना? जैसे आप गुड्स परचेज करते हो, अगर आपको जो है कि लेना है, जैसे 1 साल का क्या है, 1 साल की वारंटी है। वारंटी कैसे ले सकते हो? कहते हैं भैया ये पर्ची संभाल करके रखना, जब तक रखे रहोगे तब तक जो है कि क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट नहीं, आपको वारंटी दिखेगी, अन्यथा वारंटी जो है कि नहीं रह पाएगी। तो वही क्या होता है? वाउचर होता है, वो एविडेंस होता है जो आपने किया हुआ है। ठीक है, ट्रांजेक्शन किया हुआ उसका एविडेंस होता है। इसी तरीके से गुड्स क्या होता है? जिसको हम क्या कर देते हैं? प्रोड्यूस करते हैं या परचेज करते हैं, किस चीज के लिए? सेल के लिए। इंटेंशन क्या होता है? सेल का इंटेंशन होता है। हम अगर कहीं से सामान मंगाएंगे, होलसेल से मंगाएंगे रिटेल के लिए, कि दुकान हमने रखी हुई है, हमने साबुन मंगाया हुआ है, हमने तेल मंगाया हुआ है, हमने जो है कि ढेर सारी चीजें मंगाई हुई हैं, उसको हम दोबारा क्या पड़ेगा? रीसेल करना पड़ेगा, सेल के लिए करना पड़ेगा। ठीक है? या फिर हम प्रोड्यूस कर रहे हो, या हम क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हैं, किस चीज के लिए? सेलिंग के लिए। इन द मेन कोर्स ऑफ बिजनेस कॉल्ड इज गुड्स। ठीक है, तो सबको क्या कहा जाएगा? गुड्स कहा जाएगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज इज कंसिडर्ड एज अ गुड्स फॉर द फर्नीचर कंपनी। यानी फर्नीचर कंपनी होगा तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। ठीक? इसी तरीके से स्टॉक की बात किया जाए तो अगर किसी चीज को जो है कि हम क्या किस पर्पज के लिए जो है कि हम रख रहे हैं, हम गोदाम में कुछ रखते हैं। जैसे कि अगर हम दुकान में जो है कि इतने ढेर सारी चीजें सजा सजा करके रखते हैं, वो क्या होता है? एक्चुअल में स्टॉक ही होता है ना? उसका पर्पस क्या होता है कि उसको हमको सेल करना है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में। उससे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स का मतलब ये हुआ कि भैया कि हमने किसी को जो है क्रेडिट में सेल किया है, गुड्स को सेल किया है या सर्विसेज को सेल किया है, और हमको पैसा अभी तक मिला नहीं है। हमको अभी तक पैसा मिला नहीं है, मिलने वाला है बट मिला नहीं है। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? डेटर्स कहेंगे। और सेम चीज कि जिसे हमने सामान खरीदा हुआ है, क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स। पर हमने सामान खरीदा हुआ है, गुड्स को खरीदा हुआ है, बट उसको हमने पैसे नहीं दिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें, है ना? तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको ये बात समझ में नहीं आई है, तो उस पर हम जरूर जो है कि क्या करेंगे? दोबारा वर्क करेंगे, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज और आपसे कहना था, एक चीज और आपसे कहना था कि जो है कि थैंक यू जो है कि मेरा पहला वीडियो जो है 1000 व्यूज तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल जो है आपको आगे का बताएंगे। ठीक। धन्यवाद।